अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग फेशियल पैरालिसिस पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि जो फेशियल नर्व की पैरालिसिस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी शायद वो होंगी, लेकिन वो नहीं होती। हो सकता है कि इनकम्प्लीट पैरालिसिस हुई हो, या फिर जब हमारी फेशियल नर्व रिकवरी की तरफ गई है तो उसने जो गलतियाँ की हैं, फॉल्टी रीजनरेशन हुई है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होंगी ना, अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी कॉम्प्लिकेशन आएगी इनकम्प्लीट रिकवरी की वजह से। मतलब हमारी जो नर्व है वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा एसिमेट्रिकल फेस होगा। आपको पता है अगर फेस की गुलाई ये है ना, तो वो जिस साइड पे हमारी मतलब पैरालिसिस आ रही है, अगर लेफ्ट साइड पे पैरालिसिस आ रही है तो फेस थोड़ा सा वहाँ से झुका होगा। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल फेस होगा। साथ में हमें एफीफोरा देखने को मिलेगा। एफीफोरा क्यों देखने को मिल रहा होगा, आपको पता है हमारी जो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है, जो आई के गिर्द हमारा मसल है, वही नहीं इनरवेट हो पा रहा। ठीक है, तो हमारी आई क्लोज नहीं हो पा रही, आईलिड बंद नहीं हो पा रहे। नीचे वाले आईलिड का एक्ट्रोपियन हो चुका होगा, वो बाहर की तरफ मुड़ा होगा जो नीचे वाला आईलिड होगा। तो जो हमारे आंसू होंगे वो आंखों से कंटिन्यूसली बाहर निकल रहे होंगे, आंसू ड्रॉप्स गिर रहे होंगे हमारे फेस के ऊपर। उसके नीचे हम कह रहे होंगे हम एपीफोरा। साथ में हमें सलाइवा ड्रूलिंग देखने को मिलेगी। आपको पता है जो हमारे लिप्स के गिर्द मसल है, जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल है, ठीक है, वो ही नहीं इनरवेट हो पा रहे। तो जिस साइड पे इनर्वेशन नहीं हो रही, मतलब हाफ साइड की इनर्वेशन नहीं हो रही, तो उस साइड पे जो हमारे लिप्स होंगे दोनों वो क्लोज नहीं हो पा रहे होंगे, वो थोड़े खुले खुले रहेंगे और ड्रूपिंग होंगे। अगर लिप नॉर्मल ऐसे थे ना, तो वहाँ से थोड़े से लिप्स ऐसे होंगे। तो इस साइड से हमारा सलाइवा गिर रहा होगा बाहर। नेक्स्ट हमारी कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, एक्सपोयर कैराटाइटस। कैराटाइटस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें हमारी कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो ब्लैक पार्ट है ना आई का, उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा। ठीक है, अब एक्सपोजर कैराटाइटिस नाम से समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी जो आई है बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है। जब हमारी आई बहुत ज़्यादा एक्सपोज होगी, इसके सामने एक टीयर फिल्म होती है, आपने आई में पढ़ा होगा, जो प्रोटेक्टिव फिल्म होती है हमारी आई की, वो टीयर फिल्म ड्राई आउट हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को एक्सपोज रह रही है सनलाइट की वजह से। फिर आपको पता है एयर भी हमारी जो इवेपोरेशन कर देती है पानी को। ठीक है, तो हमारी जो टीयर फिल्म है वो ड्राई आउट हो जाएगी। टीयर फिल्म ड्राई आउट होगी तो कुछ फ्रिक्शन की वजह से भी हमारी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी कुछ। और आपको बताया जो हमारा कॉर्निया बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर टीयर फिल्म ही नहीं बचा पाएगी उसको, जो प्रोटेक्टिव फिल्म थी, उसकी वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होगी। इसको हम कहेंगे एक्सपोजर कैराटाइटिस हो चुका हुआ है, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। अगर इसको हम फर्दर ट्रीट नहीं करते तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो कि हमारा कॉर्नियल अल्सर की तरफ कंडीशन जा सकती है, हमारी परमानेंट ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो उससे हमने बचाने के लिए पेशेंट को आर्टिफिशियल टीयर्स देने हैं। ठीक है, आंखों में टीयर्स डालते रहो हर 1-2 घंटे के बाद। साथ में कोई आई ऑइंटमेंट्स देनी है, मतलब एंटीबायोटिक कोई क्रीम्स वगैरह देनी है, ताकि अल्सर ना हो पाए। जो कॉर्नियल अल्सर जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा, उससे बचाने के लिए हमने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे देना है। साथ में आप लोगों ने पेशेंट को बोलना है कि जब रात को सोने लगना है ना, तो आपने टेपिंग करके सोना है, मतलब आंखें दोनों बंद करनी है और टेप लगा के अच्छी तरीके से सोना है, ताकि रात को एक्सपोज ना रहे आंखें। और उसके बाद हम टेम्परेरी टार्सोरेफी भी कर सकते हैं। टार्सोरेफी होता है कि अगर हमारी आईलिड है, ठीक है, सेंटर में से हमारी आई नज़र आ रही है, तो हम साइडों पे सुचरिंग कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेरीली, ताकि जितनी कम हमारी आई एक्सपोज हो उतना बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद हम गोल्ड वेट इम्प्लांट्स भी डाल देते हैं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आईलिड का, जिसके अंदर हमारी एक टार्सल प्लेट आ रही है, जो मोटी सी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके ऊपर ये आगे हमारा पीछे से मसल लग रहा होता है, इसको हम पल्पेब्राई मसल कह रहे होते हैं, हमारा लिवेटर पल्पेब्राई। ठीक है, जो हमारा पीछे से आ रहा होता है, ठीक है, वही हमारी कॉन्ट्रैक्शन करता है तो हमारा आईलिड ऊपर की तरफ मूव करता है, रिलैक्सेशन करता है तो हमारा आई नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो उस जगह पे आगे ना हम गोल्डन प्लेट का इम्प्लांट लगा देते हैं, ताकि जो हमारा थोड़ा वेट बढ़ जाएगा ऊपर आईलिड का। ठीक है, फिर बाद में दोबारा हम बैक सुचरिंग कर देंगे, दोबारा सुचरिंग कर देंगे, और थोड़ा सा ना वेट बढ़ जाता है आईलिड का, तो आईलिड खुद ब खुद ही क्लोज हो जाता है, आईलिड खुद ब खुद ही नीचे गिरता है, क्लोज हो जाता है। तो इससे भी हमारी आई प्रोटेक्ट रहती है एक्सपोजर कैराटाइटिस से। नेक्स्ट हमारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी सिंकाइनेसिस। मैंने आप लोगों को जब बेल्स पार्सी पढ़ी तभी मैंने पढ़ाया था, जिसको हम मैस मूवमेंट भी कह रहे होते हैं। तो इसको आपने आसान अल्फाज में समझना है। सबसे पहले समझो, जो हमारा सेंटर में जो रेड वाला एरिया ना, ये हमारा एक्जोन है। साइडों पे हमारा माइलिन शीथ आ रही है ग्रीन वाली, फिर ब्लू आ रहा है हमारा न्यूरल लेमा, और ये उसके बाहर आ रहा है हमारा एंडोन्यूरम। ये हमारा पूरा का पूरा फाइबर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीछे जब हम नर्व का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सिंकाइनेसिस में होता ये कि जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये डिस्ट्रॉय होता है। मिसाल के तौर पे ये भी डिस्ट्रॉय हो गया, साथ वाला भी डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर जब डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे एक्सोन बनते हैं, मतलब नए सिरे से बनेंगे, अब बिल्कुल स्टार्ट से उन्होंने बनना है। तो कुछ केसेस के अंदर होता है फॉल्टी रीजनरेशन हो जाती है, मतलब ये वाला जो एक्सोन था ना, वो इस एंड में भी चले जाता है। ठीक है, इसके पाथवे में भी चलता जाएगा और अपने पाथवे में भी चलता जाएगा। ठीक है, फाइबर्स क्रॉस हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस फाइबर ने हमारे जाना था आई के अंदर। ठीक है, जो आई के गिर्द हमारा ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल है। ठीक है, और जो ये वाला फाइबर था
इसने जाना था हमारे ऑर्बिकुलर ऑरिस मसल के गिर्द, जो हमारा लिप्स के गिर्द मसल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस कर गया हुआ था, ये इसके अंदर भी चला गया हुआ है और नीचे वाले के अंदर भी चला गया हुआ है, लिप्स के अंदर भी चला गया हुआ है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि जब पेशेंट अपनी आंख को बंद करना चाह रहा है, ठीक है, वो आंख को बंद करता है तो साथ ही ना हमें यहाँ पे ट्विच देखने को मिलता है, जो लिप्स के साइडें होती है ना, कॉर्नर होते हैं, यहाँ पे हमें हल्का सा ट्विच देखने को मिलता है। वो इस वजह से ट्विच हो रहा था क्योंकि हमारे फाइबर्स क्रॉस हो चुके हुए हैं। अगर तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ अंदर एक्सोन डिस्ट्रॉय होते हैं, तो एक्सोन जब रीजनरेट होने थे तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अपने पाथवे में चलना था, क्रॉसिंग नहीं होनी थी। लेकिन अब पूरा का पूरा फाइबर डिस्ट्रॉय हुआ था, तो जब रीजनरेशन हो रही है तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। नेक्स्ट हमारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी टिक्स एंड स्पैज, मतलब जो हमें फेस के ऊपर कभी कभी आप लोगों ने देखा हो कुछ लोगों को ऐसे इशारे करने की आदत होती है, कभी आंख बच जाती है उनकी, हालांकि वो कर नहीं रहे होते, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है। आप लोगों ने अक्सर लोग देखे होंगे कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आ रही होती हैं, ट्विचिंग हो रही होती है, उनकी आंखों की हो रही होती है, कभी कभी कुछ पेशेंट्स की चीक्स की हो रही होती है, ठीक है, कुछ की लिप्स की हो रही होती है। तो ये भी फॉल्टी रीजनरेशन की वजह से हो रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पीछे से हमारी नर्व आ रही थी, मतलब फाइबर आ रहा था, उसने आगे हमारा सप्लाई करना था ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल को, ठीक है, लेकिन कोई गलती हुई, फॉल्टी रीजनरेशन हुई, वहाँ से फाइबर निकला, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए थे। जब रीजनरेशन हुई तो एक फाइबर स्ट्रेट भी गया, लेकिन फाइबर एक क्रॉस करके नीचे भी आ गया, उसने हमारी चीक्स के मसल को सप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, या लिप्स के मसल को सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो हमें साथ में जब आईज हम क्लोज करते हैं, मिसाल के तौर पर हर टाइम तो हमने आई क्लोज करनी होती है ना, आई ब्लिंक करती है हर कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद, ठीक है, तो साथ में हमें ट्विचिंग भी देखने को मिल रही होती है। तो हम कहते हैं ये टिक्स एंड स्पैज़म किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि फॉल्टी रीजनरेशन हुई है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर होता है कि हमारा मसल जकड़ा जाए। ये क्यों हो रहा था, आपको पता है, अगर एक मसल की सप्लाई ही बंद हो चुकी है, उसको नर्व ही नहीं सप्लाई कर रही, वो मसल काम ही नहीं कर रहा, तो बॉडी उसको एट्रोफी की तरफ ले जाएगी, एट्रोफाइड होगी, एट्रोफी होगी, तो उसके बाद वो उसका फिब्रोसिस हो जाएगी। आपको पता है जहाँ भी फिब्रोसिस हो, अगर कोई हमारा जख्म वगैरह हो, ठीक है, जख्म अगर फिब्रोसिस से रिजोल्व हो तो आपको पता है वो एक खींच मारता है साइडों पे। अगर इसके अंदर फिब्रोसिस होगी ना, तो साइडों वाली चीज़ों को सिर्फ तरफ खींचना है, मतलब ये वाला यहाँ पे फिब्रोसिस हुई ना, तो इसने साइडों सारी खींच लेनी है अपनी तरफ, एक जकड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाना है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्चर्स हमें फेस के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। नॉर्मली वो अपीयर नहीं हो रहे होते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेयर कॉन्ट्रैक्चर नहीं होते, लेकिन जब हम फेशियल मूवमेंट करवाने की कोशिश करते हैं ना, तो जिस साइड पे हमारे मसाइल आए होते हैं, जिस साइड पे हमारे कॉन्ट्रैक्चर्स बने होते हैं, तो फिर हमें तब वो अपीयर हो रहे होते हैं कि हाँ इस साइड पे हमारा कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, तो ये मसल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से हमें फेशियल एसिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्मली वो सिमेट्रिकली फेज होता है। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी जो कि क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, इसको हम गस्टेटरी लैक्रिमेशन भी कह रहे होते हैं। इसके अंदर भी हमारी फॉल्टी रीजनरेशन हो रही होती है। इसमें क्या हो रहा है, आप लोगों को मैंने बताया था ना, जब हमारा एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है जो हमारी ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, वो फाइबर लेके निकलता है, फिर वो एक आगे ग्रेटर पेट्रोजल नर्व बनाता है हमारे जेनिकुलर गैंग्लियन के करीब, वो जाती है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर जाती है, लैक्रिमेशन करवा रही होती है। दूसरी ब्रांच हमारी मिडिल ईयर्स होते हुए स्टाइलोमस्टैड फोरामेन से निकल के, ठीक है, फिर वो हमारे नीचे से जाती जाती सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड को सैलिवेशन करवा रही होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है जो क्रोकोडाइल टीयर कंडीशन के अंदर ना, जो हमारे फाइबर्स नीचे आने थे, जिन्होंने हमारी सैलिवेशन करवानी थी, ये वाले फाइबर्स, ठीक है, ये फॉल्टी रीजनरेशन करके इस एंड के अंदर चले जाते हैं, मतलब ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के थ्रू ही जाते हैं हमारी लैक्रिमल ग्लैंड के चले जाते हैं। और इन फाइबर्स का ना हमारा रिलेशन बना होता है मैस्टिकेशन वाले मसल्स के साथ, जो हमारी एक नर्व जा रही थी, फेशियल नर्व भी होती है वो, ठीक है, इनका आपस में रिलेशन होता है कि जब हमने मैस्टिकेशन करनी है, जब हमने चबाना है, खाने को चबाना है, तो साथ में सैलिवेशन भी होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन अब फाइबर चले गए हमारे लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर जो सैलिवेशन वाले थे। तो इसमें ये होता है कि जब हम चबाते हैं, खाना चबाते हैं, तो वो मिस्टेकनली हमारी लैक्रिमेशन हो रही थी, आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं खाना खाते हुए, साथ में हमारी जो अफेक्टेड आई, जो अफेक्टेड फेस है, मतलब जिस साइड का अफेक्टेड है, राइट साइड की अफेक्टेड है, तो राइट साइड से हमारे आंसू भी निकल रहे होंगे, साथ हम खाना भी चबा रहे होंगे, हालांकि सैलिवेशन होनी चाहिए थी। तो इस कंडीशन को हम कह देते हैं क्रोकोडाइल टीयर, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा फ्रेज सिंड्रोम, ये भी इस तरह ही होता है बिल्कुल। इसके अंदर ये होता है कि हम ना जब पेरोटिड ग्लैंड की सर्जरी करते हैं, आपको पता है पेरोटिड ग्लैंड बिल्कुल हमारी पुड़पड़ी पे प्रेजेंट होती है, साइड वाली साइड पे, आंख की बिल्कुल साइड पे प्रेजेंट होती है हमारी पेरोटिड ग्लैंड, वहीं से हमारी फेशियल नर्व निकल के आगे ब्रांचेस दे रही होती है, 5 ब्रांचेस आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम पेरोटिड ग्लैंड की सर्जरी करते हैं, हम लोगों की ट्यूमर वगैरह था, उसकी हमने सर्जरी की है, तो मिस्टेकनली जो हमारे फाइबर जा रहे थे नीचे, जिन्होंने हमारी मास्टिकेशन करवानी थी, आपको पता है ना, जो हमारे मैंडिबुलर एक ब्रांच बन रही होती है, यहाँ पे मैंडिबुलर ब्रांच बन रही होती है, तो इसने हमारी मास्टिकेशन करवानी थी, मास्टिकेशन के मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। अगर इसके फाइबर टूटे हैं, ठीक है, वो रीजनरेट हुए हैं, वो इसके थ्रू इस फाइबर में भी चले गए हैं, लेकिन वो यहाँ से हमारे जो बाइड वाली स्वेट ग्लैंड था, मतलब स्किन के ऊपर जो पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर स्किन है ना, उसके जो स्वेट ग्लैंड हैं वो उसमें भी चले गए हैं। तो इसमें ये होता है कि जब हम मास्टिकेशन कर रहे होते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो हमें पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर ना एक तो स्वेटिंग देखने को मिलती है इस फाइबर की वजह से, और साथ में हमें रेडनेस देखने को मिल रही होती है, तो उसको हम कह रहे होते हैं ये हमारा फ्रेज सिंड्रोम है।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रॉब्लम। ज़ाहिर बात है अगर किसी पेशेंट के साथ ये मसले मसाइल आ रहे हो, खाना खा रहा है तो आंखों में आंसू निकल रहे हैं, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना बेचारे का। तो आपको पता है हर बंदा अपने फेस को लेके बहुत कॉन्शियस होता है, ठीक है, वो हंसेगा नहीं सही या कुछ भी, सारे मसले मसाइल जो आप लोगों ने पढ़े होंगे उनको फेशियल पाल्सी के अंदर पढ़ाए हैं। तो एक तरह का बंदा ना बाउंड होकर रह जाता है, वो घर में ही रहता है बेचारा, बाहर नहीं जाता, सोशली वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फेशियल पैरालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ फेशियल नर्व।